हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू बायो टीचिंग पॉइंट। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं एंड क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की। एंड या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके। एंड यदि इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें जो एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्रोमोसोम से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पर, क्रोमोसोम के टाइप के बेसिस पर एंड सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम की स्टेज होती है उसके बेसिस पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम किस फेज़ में अच्छे से विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम किस फेज़ में उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, किस फेज़ में क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं किसमें, कम्पिटिटिव एग्जाम में। एंड यदि इसकी बीएससी में इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो बीएससी थर्ड ईयर में जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट है वो है साइटोजेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्रोमोसोम का टॉपिक दिया गया है। एंड यदि बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो उसमें भी हमारा क्रोमोसोम का टॉपिक दिया गया है। उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्रोमोसोम के बारे में, 5 नंबर में या 7 नंबर में। एंड यदि आपका एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक। एंड यदि बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो उसमें भी हमारा क्रोमोसोम का टॉपिक दिया गया है। उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्रोमोसोम के बारे में, 5 नंबर से या 7 नंबर से। ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिस्कवरी। तो क्रोमोसोम की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो की थी स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, लेकिन जो इसका टर्म यूज़ किया था वो किया था वर्ल्डियर ने। ओके, हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के बारे में जिसने जानकारी दी थी कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो ये सब जानकारी हमें किसने दी थी, स्ट्रासबर्गर ने दी थी। लेकिन जो इसका शब्द दिया था वो दिया था वाल्डियर ने। ओके, यदि इसकी सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हिच बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्रोमोसोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागी नुमा संरचना होता है। किसका बना होता है क्रोमोसोम, डीएनए का। ओके, जो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड ये हमें कब विजिबल होता है, कब दिखाई देता है, जब हमारी सेल क्या करती है, डिवाइड करने वाली होती है माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा या मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। ओके, जब हमारी सेल माइटोसिस प्रोसेस, कुछ सेल ऐसी होती है जो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होती है एंड कुछ सेल ऐसी होती है जो मियोसिस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होती है। तो उस समय हमें क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ओके, एंड अच्छे से जो विजिबल होते हैं हमारे वो होते हैं मेटाफेज में। माइटोसिस एंड मियोसिस की जो मेटाफेज होती है उसमें हमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो अच्छे से विजिबल होते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस फेज में अच्छे से विजिबल होते हैं, तो वो होते हैं हमारे मेटाफेज स्टेज में। ओके, एंड यदि इसकी सेकेंड पॉइंट की बात करें वो क्या है, ईच यूकेरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एक्सटर्नली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विद प्रोटीन्स दैट फोल्ड एंड पैक द डीएनए थ्रेड इनटू अ मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। मतलब जो यूकेरियोटिक में जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे कंसिस्ट होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं उससे मिलकर बना होता है हमारा क्या, क्रोमोसोम। एंड यदि मैं इस पॉइंट को आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले माना ये कि हमारा डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। तो सबसे पहले ये डीएनए क्या करेगा, खुलेगा इस टाइप से, इस टाइप से खुल जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाएगा। ओके, अब जो ये डीएनए है ये किसके बाहर से रैप करेगा, ये करेगा हमारी प्रोटीन्स के बाहर से रैप। ओके, प्रोटीन्स के बाहर से ये क्या करेगा, रैपिंग करेगा। ओके, तो हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है हिस्टोन प्रोटीन, एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यूकेरियोटिक में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के बाहर से क्या करेगा, रैप करेगा। एंड जो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो किसके बाहर से रैप करेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बाहर से रैप करेगा।
यदि हम यूकेरियोटिक डीएनए की बात करें, हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, तो हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप की होती है। एक होती है H1 प्रोटीन, एक होती है H2A प्रोटीन, एक होती है H2B प्रोटीन, एक होती है H3 प्रोटीन, एक होती है H4 प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन की जो 4 टाइप वाली प्रोटीन है, कौन कौन सी? H2A, H2B, H3 एंड H4। इसके दो दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक हिस्टोन कोर का फॉर्मेशन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। अब ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो दो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि H3, H4, H2A, H2B, इन चारों के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्म करते हैं। जैसे ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं? इसमें दो मॉलिक्यूल्स, इसमें जो दो मॉलिक्यूल्स हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, 4 टाइप की जो प्रोटीन है, उसके दो मॉलिक्यूल्स H3 के, 2 मॉलिक्यूल्स H4 के, 2 मॉलिक्यूल्स H2A के, 2 मॉलिक्यूल्स H2B के, ये इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्म करते हैं। ओके, तो इसे हम हिस्टोन कोर भी कहते हैं। अब जो ये डीएनए है, ये जो खुला हुआ डीएनए, ये क्या करेगा? इसमें 2 टर्न में ये क्या करेगा? रैप करेगा। ये जो डीएनए है, ये 2 टर्न में इसमें रैप कर जाएगा इस टाइप से। ओके, 2 टर्न में इसमें रैप कर जाएगा। ओके, अब जो इसी तरह से दूसरी जो प्रोटीन होगी, इसी तरह से दूसरा ऑक्टामर होगा, दूसरा ऑक्टामर बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स का दूसरा ऑक्टामर बनेगा। एंड ये फिर से ये जो यहाँ पे ये डीएनए है, इसमें इस तरह से फिर से चला जाएगा। एंड इसमें भी ये क्या हो जाएगा? 2 टर्न में रैप कर जाएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं? इस जो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, प्रोटीन्स, जब हिस्टोन प्रोटीन्स एंड उसके बाद से जब डीएनए रैप हो जाता है, तो उस वाले स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ओके, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम ये बन गया, इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। एंड जो इसको बीच से जो लिंक कर रहा है, जो इन न्यूक्लियोसोम को जो लिंक कर रहा है, इसे कहते हैं हम लिंकर डीएनए। ओके, एंड लिंकर डीएनए में जो प्रोटीन्स होती है, वो होती है H1 प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की जो फर्स्ट टाइप की प्रोटीन है, वो है H1 प्रोटीन। तो इसमें कौन सी प्रोटीन रहती है? H1 प्रोटीन। ओके, अब इसी तरह से क्या करेंगे? ये लिंक हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम लिंक हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब धागे के समान, मोतियों के समान। क्या है? जो मोती होते हैं वो धागे के समान धागे पे लगे हुए हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहेंगे। अब ये क्रोमैटिन क्या करेंगे? ये क्रोमैटिन क्या करेंगे? जो धागे के समान, क्या धागे के समान दिखाई दे रहे हैं, जो धागे के समान जो क्रोमैटिन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मतलब इस तरह से ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये इस तरह से, पहले ये तो दूर दूर थे, अब ये इस तरह से मतलब क्लोज्ड आ जाएंगे ये सारे जो क्रोमैटिन है। ठीक है, क्रोमैटिन ही कहेंगे इसको एक तरह से। जैसे कि ये मतलब ये धागे के समान लगे हुए हैं, एक धागे, जैसे एक मोती है, एक मोती है, एक मोती। तो ये क्या हमारा न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम क्या कर रहे हैं? एक धागे पे मोतियों के समान लगे हुए हैं, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? क्रोमैटिन। फिर जाके ये क्रोमैटिन जो ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर के, फिर जाके और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर के क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। एंड ये क्रोमैटिन फाइबर क्या करेगा? फिर जाके ये किसकी फॉर्म में आएगा? क्रोमोजोम की फॉर्म में आएगा। जैसे कि ये क्रोमोजोम की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए होगा, ये क्या करेगा? क्रोमोसोम की फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म में लग जाएगा। कौन? ये क्रोमैटिन फाइबर जो होंगे, ये जो क्रोमैटिन फाइबर, ये इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ही, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे? हमारे डीएनए होंगे। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे? डीएनए। इसके अंदर क्या है? डीएनए है। ठीक है, डीएनए इस तरह से लग जाते हैं किसमें? क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो इसीलिए इस पॉइंट में कह रखा है कि जो डीएनए एंड जब प्रोटीन जब मिलती है, तो इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, किसका? क्रोमोसोम का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। कौन? डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर के, या प्रोटीन्स मिलकर के। ओके, तो इसी तरह से हमारे प्रोकैरियोटिक में प्रोसेस चलेगी। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो डीएनए होता है वो कॉम्पैक्ट हो करके किस तरह से क्रोमोसोम में अरेंज हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ पे आपको बेसिक पॉइंट बताऊँ, जिसके बारे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2 नैनोमीटर।
एंड यदि एंगस्ट्रॉम में देखें तो इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये कितने इसकी जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2 नैनोमीटर का होता है। लेकिन जब ये डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, जब ये डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है इस तरह से अरेंज हो जाता है। इसके अंदर क्या है हमारा डीएनए है। ओके, इस तरह से क्या है हमारा, इसके अंदर जो क्या है हमारा डीएनए है, इस तरह से हमारा क्या है डीएनए है। ओके, तो इसका जो यहाँ पे कितना डायमीटर था इसका, यहाँ पे कितना डायमीटर था 2 नैनोमीटर। ओके, 2 नैनोमीटर। लेकिन जब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है तो इसके अंदर जो इस डीएनए का जो डायमीटर होता है वो हो जाता है 1400 नैनोमीटर। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि जब अलग से हमारा जो डीएनए है वो उसका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो उसका जो डायमीटर वो कितना है 2 नैनोमीटर, बहुत ही कम। तो यदि इसको क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, जब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है तो इसके अंदर कितना बड़ा डीएनए कवर हो जाता है 1400 नैनोमीटर का। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं डीएनए को क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, कब, सेल डिवीज़न के दौरान। ओके, क्योंकि जो सेल का जो साइज होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज है, क्योंकि डीएनए कहाँ रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के साइज जो होता है वो डीएनए के लेंथ से काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। इसलिए जो हमारे जो डीएनए होते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। ओके, तो इस पॉइंट का मतलब ये था। क्योंकि यदि हम यहाँ पे डीएनए की लेंथ की बात करें न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए किसके अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर। ओके, लेकिन न्यूक्लियस के साइज की यदि बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डीएनए की लेंथ है वो न्यूक्लियस के साइज से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो हमारा डीएनए होता है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज होता है, किसके अंदर, सेल के अंदर। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है क्रोमोसोम का वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंड सबसे कम क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो यदि लिस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, एनिमल सेल में अलग है एंड प्लांट सेल में अलग है। एनिमल सेल में सबसे कम जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एस्केरिस में। एस्केरिस निमेटोडा फाइलम में आता है। ओके, तो एस्केरिस के अंदर जो सेल होगी उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो ओनली 2 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन सेल में पर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, वैसे ही एस्केरिस के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर ओनली 2 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, यदि प्लांट सेल की बात करें उसमें जो क्रोमोसोम सबसे कम जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं म्यूकर हेमिलिस। जो म्यूकर हेमिलिस है ये फंजाई किंगडम में आता है। इसके अंदर जो सेल्स होगी उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो ओनली 2 होंगे। ओके, तो लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने देख लिए। अब है लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो किस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, प्लांट सेल में किस में पाए जाते हैं एंड एनिमल सेल में किस में पाए जाते हैं। ओके, यदि एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में जो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑलिकेंथा में। एंड ऑलिकेंथा क्या है, एक प्रोटोजोवन है। इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, कितने, 1600 क्रोमोसोम। पर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं 1600। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम में। एंड कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके सेल में, उसके इस सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं 1260। तो प्लांट सेल में जो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम में 1260। एंड एनिमल सेल के अंदर जो क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं ऑलिकेंथा प्रोटोजोवन में, 1600 पर सेल में। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो किस सेल में सबसे ज़्यादा होते हैं एंड किस सेल में सबसे कम होते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है साइज ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का जो साइज़ होता है वो किस में कितना होता है। तो यदि इसकी जनरल साइज़ की बात करें तो मतलब सभी सेल्स में यदि क्रोमोसोम के साइज़ की बात करें तो वो होता है 0.23 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक। ओके,
तो अलग अलग सेल में अलग अलग क्रोमोसोम का साइज होता है। जैसे कि यदि सबसे छोटे साइज की यदि बात करें वो होता है बर्ड एंड फंजाई, कितना 0.25 माइक्रोन तक। ओके। एंड यदि सबसे बड़े साइज की बात करें वो होते हैं ट्रिलियम प्लांट में, कितना होता है 30 माइक्रोन तक। ओके। एंड ड्रोसोफिला की यदि बात करें तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो होता है 3 माइक्रोन तक। एंड यदि ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है उसका जो साइज होता है वो होता है 5 माइक्रोन तक। ओके। तो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो किसके अंदर होता है, ट्रिलियम प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसका जो साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, कितना 30 माइक्रोन तक। एंड यदि सबसे छोटे साइज की बात करें वो किसके क्रोमोसोम में होते हैं, बर्ड एंड फंजाई के क्रोमोसोम में। ओके। टॉपिक है क्रोमोसोम का, वो है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, तो क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो इसको किसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप में, वो किया गया है सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सेंट्रोमियर पोजीशन कहाँ पे होती है एंड क्या होती है। ओके। तो ये क्या होता है हमारा, माना ये क्या हमारा पूरा क्रोमोसोम है। ओके। ये क्या है, क्रोमोसोम है। ओके। तो ये वाली जो बीच वाली पोजीशन होती है क्रोमोसोम की, तो इसे कहते हैं सेंट्रोमियर पोजीशन। ओके। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर पोजीशन। तो इसी के बेस पर क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ओके। क्रोमोसोम का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है टीलोसेंट्रिक। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है इसको दिखाएंगे हम डायग्राम के थ्रू। तो ये क्या हमारा, पहले ये क्या है, सेंट्रोमियर पोजीशन है। ओके। इसके नीचे से क्या होती है, एक क्या होती है, क्रोमैटिड की आर्म्स होती है। ओके। तो ये क्या हमारी क्रोमैटिड की आर्म्स है और ऊपर से क्या है हमारे सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर है। ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे है सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड के ऊपर क्या है, सेंट्रोमियर है। तो इसी को क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। इसे क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। ओके। अगला जो क्रोमोसोम है हमारा वो है एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होते हैं, ये क्या हमारा सेंट्रोमियर है। ओके। इसके ऊपर से एक छोटी सी भुजा होती है एंड इसके नीचे से एक बड़ी भुजा होती है। ठीक है, बड़ी सी आर्म्स होती है। ओके। तो इसमें क्या होती है, ये जो बीच में जो सेंट्रोमियर है इस बीच में है एंड इसके ऊपर से एक छोटी भुजा है एंड एक नीचे से एक बड़ी सी भुजा है, किसकी, क्रोमैटिड की। ओके। ये क्या होती है, क्रोमैटिड होती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक्रोसेंट्रिक। ओके। इन्हें क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। एंड जो तीसरा जो टाइप है क्रोमोसोम का वो है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होते हैं, ये क्या हमारे, ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है। इसके ऊपर से क्या होती है, इसी तरह से एक दूसरी क्रोमैटिड होती है लेकिन वो इससे बड़ी होती है, जैसे कि ये है। ठीक है। ये हमारी क्या है, ऊपर से एक क्रोमैटिड है एंड इससे बड़ी क्या है, बड़ी सी जो क्रोमैटिड होती है वो नीचे से होती है। ओके। तो ये होता है हमारी क्या है, सब मेटासेंट्रिक। ओके। इसमें सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होते हैं। उसके ऊपर से क्या होती है, एक क्रोमैटिड होती है जिसके जो साइज होता है क्या होता है, छोटा होता है। एंड नीचे से एक दूसरी क्रोमैटिड होती है, उसका जो साइज होता है वो थोड़ा सी बड़ा होता है। ओके। लेकिन जो फोर्थ टाइप का जो क्रोमोसोम है वो होता है मेटासेंट्रिक। इसको मेटासेंट्रिक मतलब क्या हुआ, इसके जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। इसकी जो क्रोमैटिड होता है उसका साइज बराबर होता है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है। इसकी जो ऊपर की क्रोमैटिड है एंड जो नीचे की क्रोमैटिड है इनका जो साइज होता है ये सेम होता है। तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। ओके। तो ये बीच में क्या बना रखे हैं, सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर इनको क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है, किसको, क्रोमोसोम को। ओके। तो इस तरह से हमारे ये क्रोमोसोम के टाइप है। तो ये कौन कौन से, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ओके। तो इसका जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे होता है। ओके। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। ओके। तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर में क्या होता है,
ये क्या होता है, बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अब इसके जो ऊपर एंड नीचे की ओर जो लगे रहते हैं वो होते हैं क्रोमैटिड। ये है, ये क्या हमारे क्रोमैटिड, ये दोनों क्या है, क्रोमैटिड। ओके, तो इन दोनों क्रोमैटिड को क्या कहते हैं हम, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, अब इसके इस क्रोमैटिड के अंदर जो मटेरियल होता है वो किसका होता है, डीएनए का। इसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर क्या भरा रहते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स भरे रहते हैं, डीएनए भरा रहता है। ओके, एंड यदि इसकी आर्म्स की बात करें तो इसकी जो ऊपर वाली आर्म्स होती है इसे बोलते हैं हम पी आर्म। ठीक है, क्या कहते हैं, पी आर्म। ओके, क्या क्या कहते हैं, पी आर्म। एंड जो नीचे वाली जो आर्म रहती है, इसकी जो भुजाएं रहती है, दोनों जो भुजाएं रहती है, इसे बोलते हैं क्यू आर। क्या कहते हैं, क्यू आर्म। ओके, एंड पी आर्म कैसी रहती है, ये शॉर्ट रहती है, थोड़ा सी छोटी रहती है, शॉर्ट रहती है। एंड जो क्यू आर्म रहती है, ये जो पी आर्म रहती है कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है, शॉर्ट रहती है। एंड जो क्यू आर्म होती है ये कैसी रहती है, लॉन्ग आर्म होती है, इसे हम लॉन्ग आर्म भी कहा जाते हैं। ठीक है, पी आर्म को शॉर्ट आर्म भी कहते हैं एंड क्यू आर्म को हम लॉन्ग आर्म भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या हमारा सिंपल डीएनए का स्ट्रक्चर था कि इसमें क्या होता है, ये इस टाइप से क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अब जो इसका अगला पॉइंट है, जो इसका जो बाहर से जो ये है, जो इसकी जो क्रोमैटिड की जो लेयर बनी रहती है, जो क्रोमोसोम का जो आउटर लेयर रहती है, ये किसकी बनी रहती है, पेलिकल। ये किसकी बनी रहती है, पेलिकल की बनी रहती है। ओके, एंड पेलिकल को हम एक टाइप से क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की जो बाहर की लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, पेलिकल की बनी होती है। ओके, जो ये पेलिकल होती है ये नॉन जेनेटिक्स होती है, नॉन जेनेटिक होती है एंड एक्रोमैटिक होती है। ओके, एंड इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स। इसके अंदर जो लिक्विड होता है ये क्या होता है, मैट्रिक्स। जहाँ डीएनए होते हैं उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स भी क्या होते हैं, नॉन जेनेटिक होते हैं एंड एक्रोमैटिक होते हैं। ओके, एंड मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर कुछ वाटर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं एंड कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या बना रहता है, हमारा मैट्रिक्स बना रहता है। एंड जो क्रोमोसोम की बाहर की लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। एंड ये दोनों क्या होते हैं, पेलिकल एंड जो मैट्रिक्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, हमारे नॉन जेनेटिक होते हैं एंड एक्रोमैटिक होते हैं। ओके, एंड ये दोनों कब विजिबल होते हैं हमें, मेटाफेज स्टेज में। जब सेल हमारी क्या होती है, मेटाफेज स्टेज में इंटर करती है, तब जाके हमारे क्या होता है, मैट्रिक्स एंड पेलिकल दिखाई देता है। क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एकदम विजिबल होता है, एकदम कंप्लीट रूप से विजिबल होता है, हमें दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटाफेज में अच्छे से दिखाई देते हैं। तो इसके इसके कारण जो इसकी पेलिकल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है क्रोमोसोम की, जो मैट्रिक्स वाला रीजन होता है इसके अंदर, तो वो भी अच्छे से दिखाई देते हैं, किसमें, मेटाफेज स्टेज में। ओके, जब मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर या न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ओके, और स्टेज में वो इतने साफ से नहीं दिखाई देते हैं। यदि क्रोमोसोम के एंडिंग वाले पार्ट को देखें, यदि हम क्रोमोसोम के एंडिंग वाले पार्ट को देखें, माना ये क्या हमारा सेंट्रोमियर है। ओके, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। ओके, यदि क्रोमोसोम के एंडिंग वाले पार्ट को देखें, यदि क्रोमोसोम के एंडिंग वाले पार्ट को देखें, जैसे कि ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले क्या है, हमारे एंडिंग वाले पार्ट हैं। ठीक है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का कैप वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं हम, टीलोमियर। इन्हें क्या कहते हैं, टीलोमियर। तो टीलोमियर जो होते हैं ये क्रोमोसोम के कैप वाले पार्ट होते हैं। ओके, एंडिंग वाले पार्ट होते हैं। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, टीलोमियर क्या करते हैं, क्रोमोसोम को टूटने से बचाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें टूटने से बचाते हैं। एंड ये क्या करते हैं, एक दूसरे क्रोमोसोम को बाइंड होने से बचाते हैं। माना इसके बगल में क्या होगा, दूसरा क्रोमोसोम होगा, तो इनको क्या करते हैं, बाइंड होने से बचाते हैं, मतलब दूर दूर रखते हैं इन्हें। ठीक है, यदि ये दोनों बाइंड हो गए तो क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, या हम कह सकते हैं कि टीलोमियर क्या करते हैं, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इनको टूटने से बचाते हैं। एंड इन्हें क्या करते हैं, एक दूसरे क्रोमोसोम से क्या करते हैं,
बाइंड होने से बचाते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, टीलोमियर। ओके, जो क्रोमोसोम के एंडिंग वाला पार्ट रहता है, जो कैप वाला पार्ट रहता है, उसे क्या कहते हैं, हम टीलोमियर कहते हैं। ओके, बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे इसी टाइप से दिखाई देते हैं जिस टाइप से मैंने अभी डायग्राम शो किए हैं। लेकिन कुछ क्रोमोसोम पेयर में क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर वाले पार्ट में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम के सेट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम किन्हें कहते हैं, जब क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो जाते हैं, कुछ और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उनका सेट ऐड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। एंड ये किस वाले पेयर में होते हैं, 13 वाले पेयर में, 14 वाले पेयर में, 15 वाले और 21 एंड 22 वाले पेयर में ये सब हमको देखने को मिलता है। कौन, सैटेलाइट वाले क्रोमोसोम। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये माना क्या हमारा सेंट्रोमियर है, एंड इसके ऊपर से भी क्या है, क्रोमेटिड है, इसके ऊपर से भी क्रोमेटिड है, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल जनरली जो क्रोमोसोम रहते हैं इस टाइप से रहते हैं। लेकिन इस क्रोमोसोम के ऊपर से भी क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम के कुछ सेट प्रेजेंट हो जाते हैं, कुछ सेट ऐड हो जाते हैं। जैसे कि इसके ऊपर से ये वाला सेट क्या हो गया, ऐड हो गया, ये वाला सेट ऐड हो गया। तो इसी क्रोमोसोम को कहते हैं हम किसे, क्या, सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो ये वाले सैटेलाइट क्रोमोसोम जो होते हैं किस पेयर में देखे जाते हैं, 13, 14, 15, 21 एंड 22, ठीक है। इन वाले पेयर में ये क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, कौन से, सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो इस वाले डायग्राम में हम इसको कैसे कैसे शो करेंगे। तो ये वाला जो होता है इसे कहते हैं हम अब सैटेलाइट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं तो इस वाले सेंट्रोमियर को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, या हम कह सकते हैं इसको सेंट्रोमियर। ओके, लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट जहाँ से ये क्रोमोसोम अलग से ये हो रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं हम सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन, या कहते हैं हम नॉर, या क्या कहते हैं, नॉर, NOR। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन। एंड इस वाले को क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन या सेंट्रोमियर। ओके, एंड इस वाले को हम नॉर भी कहते हैं। एंड इसको जो दूसरा नाम है, प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन का जो दूसरा नाम है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सैटेलाइट क्रोमोसोम दिखाई देते हैं किसी किसी पेयर में, जिस पेयर का नाम मैंने बताया था 13, 14, 15 एंड 21 एंड 22 पेयर में हमें क्या दिखाई देते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ओके, तो ये सारा हमारा क्रोमोसोम के बारे में स्ट्रक्चर था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है हमारा, ये शॉर्ट आर्म है, ठीक है, जिसे हम P आर्म भी कहते हैं। ये लॉन्ग आर्म है, ठीक है, जिसे हम Q आर्म भी कहते हैं। ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। एंड इसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, DNA मॉलिक्यूल, DNA का मटेरियल है, ठीक है। एंड इन दोनों क्रोमैटिड को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ओके, एंड इसके जो ऊपर वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, रेड कलर वाला पार्ट, ये नीचे से भी रेड कलर वाला पार्ट, तो इसे क्या कहते हैं हम, टीलोमियर, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिया था। एंड जो यदि सेकंड स्ट्रक्चर देखें इसका, ये वाला, तो इसे कहते हैं हम सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखिए इधर साइड वाला तो इसके कारण दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का और सेट क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को क्या कहते हैं हम, सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्राइमरी, ये जो है प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं या सेंट्रोमियर कहते हैं। इन दोनों वाले पार्ट को टीलोमियर कहेंगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम के आर्म है, ठीक है। एंड यदि नीचे से देखें तो ये क्या है, नीचे से जो रीजन है दूसरे उसमें, वो क्या है, सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन, या इसे क्या कहते हैं, नोर कहते हैं, NOR। ओके, तो ये हमारे सैटेलाइट क्रोमोसोम के बारे में था, जो कुछ ही पेयर में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो इस टाइप से होता है। ओके, इसके बाद जो लास्ट एंड अगला टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो कब डबल हो जाता है।
ओके। 46 से 92 कब हो जाता है, इसका जो कंटेंट है कब डबल हो जाता है, ये कब हाफ हो जाते हैं, किस फेजेस में, हमें ये सब देखने को मिलता है। एंड क्रोमोजोम कब अच्छे से विजिबल देखने को मिलता है, किस फेज में हमें क्रोमोजोम अच्छे से विजिबल होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। एक्चुअली में ये जो पार्ट है वो क्या है, हमारे सेल डिवीज़न का पार्ट है। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे सेल डिवीज़न वाले लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट से जानेंगे। ओके, लेकिन मैं आपको पूरे समझाने की कोशिश करूँगी इसमें। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी सेल होती है वो दो टाइप की प्रोसेस से क्या होती है, डिवाइड करती है। ठीक है, एक होती है हमारी माइटोसिस की प्रोसेस, एक होती है मियोसिस की प्रोसेस। जो माइटोसिस की प्रोसेस से जो सेल डिवाइड होती है उन्हें क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल्स। ओके, लेकिन जो मियोसिस प्रोसेस के द्वारा जो डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम क्या, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफरेंट टाइप की प्रोसेस चलती है। वेजिटेटिव सेल्स में माइटोसिस की प्रोसेस चलती है एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स में कौन सी प्रोसेस चलती है, मियोसिस की। ओके, माना ये दोनों क्या है, सेल है, ये दोनों क्या है, सेल है। एंड ये जो दोनों सेल होगी, एक माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा डिवाइड करेगी एंड एक किसके द्वारा करेगी, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। ये हमारी वेजिटेटिव होगी, ये हमारी क्या होगी, रिप्रोडक्टिव। ओके, अब इसमें जो ये दोनों जो ये होते हैं इनकी प्लॉइडी कैसी होती है, 2n, मतलब डिप्लॉइड। ये दोनों कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 46, एंड इसमें भी 46। ओके, ये अभी डिवाइड नहीं कर रही हैं, जब ये डिवाइड करेगी तब जाके इसमें चेंजेस आएंगे। अभी ये कैसी है, डिप्लॉइड है एंड इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है अभी 46 है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी सेल इंटर करती है वो करती है प्रिपरेशन फेज। सेल डिवीजन को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक होते प्रिपरेशन फेज, एक होते एक्चुअल फेज। प्रिपरेशन फेज को हम इंटर फेज भी कहते हैं एंड एक्चुअल फेज को हम एम फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सर्किल से समझाऊंगी। ठीक, ये हमारा क्या है, कोई सर्किल है। ओके, ये हमारा क्या है, कोई सर्किल है। ओके, उसमें जो इतना वाला पार्ट होता है, इतना जो पार्ट होता है, ये सारा जो पार्ट है ये क्या हमारा प्रिपरेशन फेज या इंटर फेज भी कहते हैं हम। ठीक है, ये जो सारा पार्ट है ये है प्रिपरेशन फेज या इंटर फेज। इसको क्या कह रहे हैं हम, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एम फेज या एक्चुअल फेज, एम फेज या एक्चुअल फेज। ओके, अब प्रिपरेशन फेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। प्रिपरेशन फेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ओके, तो एक होती है G1 फेज, दूसरी है S फेज एंड तीसरी है G2 फेज। ओके, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो सबसे पहले ये जो डिप्लॉइड सेल है ये वाली एंड ये वाली, ये जो डिप्लॉइड सेल है ये सबसे पहले हमारी प्रिपरेशन फेज के G1 फेज में इंटर करेगी। ओके, इंटर करेगी। तो G1 फेज में क्या होते हैं, ये जो क्रोमोसोम नंबर होंगे ये यहाँ पे 46 ही होंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर जो डीएनए का कंटेंट होगा ये भी 46 ही होगा, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम में हर एक डीएनए होता है। और जब यदि हम यहाँ पे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46, एंड 46 क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, 46 डीएनए होता है। तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट भी कितना है, 46 है। ओके, G1 फेज में क्रोमोसोम का कंटेंट भी 46 है एंड डीएनए का कंटेंट भी 46 है। या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर भी 46 है एंड डीएनए का नंबर भी 46 है। जब हमारी सेल क्या करती है, G1 फेज से, जब हमारी सेल G1 फेज से S फेज में आती है, जब हमारी सेल G1 फेज से S फेज में आती है, जब हमारी सेल G1 फेज से S फेज में आती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो तो 46 ही होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, डीएनए का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल, मतलब इसमें डीएनए का कंटेंट 92 होता है। ठीक है, 92। इस पेज में कैसे कैसे डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का कंटेंट क्या होता है, सेम ही रहता है। तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। माना ये क्या हमारा सेंट्रोमियर है एंड सेंट्रोमियर पे क्या है, ये दोनों क्रोमेटिड इस तरह से लगी हुई है एंड इन क्रोमेटिड के अंदर क्या हमारा डीएनए है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये डीएनए है। ओके, ये क्या है, डीएनए। ओके,
एंड ये जो स्टेज है ये किस में है, G1 स्टेज में है। ठीक है, G1 फेज में इस तरह से हमारा क्रोमोजोम है। जब ये सेल, ये क्या इसके बाहर से क्या है, ये सेल है पूरी। ठीक है, जब ये सेल किसके, एंड ये जो क्रोमोजोम है ये DNA किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, जब ये सेल किस में पहुंचती है, एस फेज में पहुंचती है, तो यहाँ इसके अंदर जो क्रोमोजोम, जो ये वाला जो क्रोमोजोम होते हैं, ये जो इन पे जो क्रोमेटिड होंगी, ये दोनों जो क्रोमेटिड है ये डबल हो जाती हैं। किस तरह से, इस तरह से डबल हो जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्रोमेटिड डबल हो रही है, लेकिन सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है बीच का, जो ये सेंट्रोमियर है, ये एक ही है यहाँ पे। जो सेंट्रोमियर है वो क्या है, एक ही है यहाँ पे, लेकिन जो ये क्रोमेटिड है ये क्या हो रही है, डबल हो रही है। कहाँ, यहाँ एस पेज में ये क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो इसके अंदर इसके अंदर क्या था, यहाँ पे ये क्या था, DNA था। तो इसके अंदर भी क्या हो जाते हैं, DNA हो जाते हैं। इन दोनों क्रोमेटिड के अंदर क्या हो जाते हैं, इस तरह से DNA आ जाते हैं, एंड DNA का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे इस सेल में कितने 46 क्रोमोजोम है, एंड 46 क्रोमोजोम में क्या होंगे, 46 DNA होंगे। एंड जब ये सेल एस फेज में पहुंचती है तो इसमें क्या होंगे, कि इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम तो 46 ही रहेंगे, लेकिन जो DNA होगा वो क्या हो जाएंगे, 92। इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, 92। क्योंकि जो क्रोमोजोम होते हैं सेंट्रोमियर पर डिपेंड कर, जब सेंट्रोमियर 2 होंगे तभी जाके हमारा जो क्रोमोजोम होंगे वो डबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, लेकिन जो DNA होंगे, जो DNA होते हैं वो क्रोमेटिड पर डिपेंड कर, क्योंकि ये क्रोमेटिड क्या हो रही है, डबल हो रही है, इस तरह से डबल हो रही है, किसमें, एस पेज में। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, क्रोमोजोम तो सेम रहते हैं, लेकिन DNA का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ओके, सो ये वाली फेज़ हमारी क्या है, M फेज़, एंड ये क्या हमारी प्रिपरेशन फेज़ में ये क्या है, G1 फेज़, ये है S फेज़, एंड ये क्या है, G2 फेज़। तो हम यहाँ पे कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, S फेज़ में। तो S फेज़ में कैसे कैसे क्रोमोजोम सेम होते हैं, एंड कैसे कैसे इसमें DNA का जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है, क्योंकि S फेज़ में क्या होता है, DNA क्या करता है, रेप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको। ओके, तो अब जाके हमारी जो सेल इंटर करेगी वो करेगी G2 फेज़ में। तो G2 फेज़ में जो क्रोमोजोम का नंबर 46 होता है, एंड DNA का कंटेंट कितना होगा, 92। जितना S फेज़ में होता है उतने ही हमारे जो G2 फेज़ में जाएगी सेल, उतने ही उसमें होंगे। ओके, अब जब हमारी सेल प्रिपरेशन फेज़ पूरी हो जाती है, G2 फेज़ ख़त्म हो जाती है, फिर जाके इंटर करती है हमारी सेल किस में, M फेज़ में। तो M फेज़ को 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है, कि कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड टीलोफेज। ओके, अब प्रोफेज में भी कुछ नहीं, मतलब क्रोमोजोम का कुछ ऐसे वैसे देखने को मिलता नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन जो प्रिपरेशन फेज में होती है उसमें हमें क्रोमोजोम अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें अच्छे से मतलब क्रोमोजोम कम, जो DNA होता है वो अच्छे से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में भी नहीं आए रहते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे से कंडेंसिंग की फॉर्म भी नहीं होती है। इसलिए हमारे जो क्रोमोजोम है वो प्रिपरेशन फेज़ में नहीं देखने को मिलती है। ओके, जब हम M फेज़ में पहुंचते हैं, M फेज़ में जब प्रोफेज में जब पहुंचते हैं, तो प्रोफेज में जो क्रोमोजोम होते हैं उसमें भी हमें अच्छे से विजिबल नहीं होते, उसमें हमें स्टार्ट हो जाते हैं क्रोमोजोम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी जो सेल होती है, जब हमारी सेल किस में आती है, मेटाफेज में आती है। M फेज़ के जब हमारी सेल मेटाफेज में आती है, तो मेटाफेज में हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं वो अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। जिस स्टेज में वो रहता है क्रोमोजोम, उस स्टेज में हमें क्या दिखाई देने लगता है, क्रोमोजोम दिखाई देने लगता है। मैंने पहले भी बताया कि उसमें क्या हो जाता है, पेलिकल जो उसकी जो क्रोमोजोम की जो मेम्ब्रेन होती है पेलिकल, एंड जो उसके अंदर का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है वो सारा मेटाफेज में दिखाई देने लगता है। ये तो थी हमारी माइटोसिस प्रोसेस की बात। लेकिन यदि मियोसिस की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट को भी किस में डिवाइड किया गया है, 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है, लेकिन उसमें भी हमारे जो क्रोमोजोम अच्छे से विजिबल नहीं होते। जब प्रोफेज की 5 सब स्टेज ख़त्म हो जाती है, फिर जाके हमारी जो सेल होगी मियोसिस वाली सेल, वो मेटाफेज में इंटर करेगी, एंड मेटाफेज में हमारे जो क्रोमोजोम होंगे वो अच्छे से विजिबल होंगे।
ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमोजोम है वो हमें किस फेज़ में अच्छे से विजिबल, सेल डिवीजन के किस फेज़ में अच्छे से विजिबल होते हैं, तो वो होता है मेटाफेज में। ओके। एंड फिर जब हमारी हमारी सेल मेटाफेज से होकर एनाफेज में जाती है, तो एनाफेज में क्या हो जाता है, एनाफेज में जो हमारे क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो डबल हो जाते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, डबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं डबल, अब यहाँ पे मैं बताऊँगी डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले यदि हम माइटोसिस की बात करें, तो माइटोसिस में जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं वो मेटाफेज में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। ओके। इस तरह से हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है मेटाफेज में। ओके। सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होंगे वो इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। ओके। जब ये सेल, ये जो इस बार से क्या है, ये सेल है। ओके। जब ये सेल किस में इंटर करेगी, इसमें एक ही क्रोमोजोम नहीं है, इसमें 46 क्रोमोजोम है। ठीक है, इसमें क्या है, 46 क्रोमोजोम है। ओके। जब ये सेल किस में पहुंचती है हमारी, किस में, एनाफेज में। मेटाफेज के बाद किस में आएगी, एनाफेज में। ओके। एनाफेज में क्या हो जाते हैं, ये जो क्रोमोजोम होते हैं, ये जो क्रोमोजोम होंगे, जो सिस्टर क्रोमैटिड होंगी, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होते हैं, सेंट्रोजोम होते हैं। ओके। ये भी क्या है, सेंट्रोजोम है। ये क्या है, सेंट्रोजोम है। ओके। इसमें क्या लगे होते हैं, स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर। एंड दूसरी बात, मेटाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोजोम सेंटर की ओर मूव होते हैं, एंड ये मेटाफेजी प्लेट में इंटर कर जाते हैं इस तरह से, मतलब अरेंज फॉर्म में लग जाते हैं सेंटर में। ठीक है। अब जो ये सेंट्रोजोम है, अब ये जो सेंट्रोजोम है, इसकी जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्या कर लेते हैं, इस वाली क्रोमैटिड को अपनी ओर, एंड इस वाली ये वाला सेंट्रोजोम इस वाले क्रोमैटिड को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से सेल के अंदर ही इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ये वाली क्रोमैटिड दूसरी तरफ, एंड ये वाली क्रोमैटिड दूसरी तरफ। तो इसमें जो देखो, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, ये भी क्या हो रहा है, इनके साथ डिवाइड हो रही है, अलग अलग पोजिशन में चला गया। तो इसमें क्या होता है, 46 का जो क्रोमोजोम है ये 92 हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्रोमोजोम का जो कंटेंट होता है वो किस फेज में डबल हो जाता है, एंड किस फेज में सेपरेट हो जाता है। तो वो होता है हमारी एना फेज में, एम फेज के एना फेज में क्या हो जाता है, क्रोमोजोम का जो कंटेंट होता है, नंबर होता है, वो डबल हो जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। ओके। तो इस तरह से हमारी जो क्रोमोजोम होते हैं वो एनाफेज में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड डबल हो जाते हैं। ओके। एंड यदि हम मियोसिस की बात करें इसमें, तो मियोसिस की जो सेल होती है, जो सेल मियोसिस प्रोसेस के द्वारा जो डिवाइड करती है, वो सेल दो स्टेज में क्या करती है, इंटर करती है। एक तो फर्स्ट जो स्टेज होती है, फर्स्ट जो इवेंट होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होती है मियोसिस सेकेंड। या हम कह सकते हैं कि जो सेल मियोसिस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होती है वो दो इवेंट्स में पूरी होती है, कंप्लीट होती है। एक तो मियोसिस फर्स्ट में, एक होती है मियोसिस सेकंड। ये दो बार डिवाइड करती है खुद को, एक मियोसिस फर्स्ट में करती है, एक मियोसिस सेकंड में। तो सबसे पहले जो मियोसिस वाली जो सेल होती है वो सबसे पहले प्रिपेयर होकर के प्रिपरेशन फेज़ के बाद किस में इंटर करती है, एम फेज़ में। ओके। जैसे ही वो एम फेज़ में इंटर करेगी, वैसे ही एम फेज़ में किस फेज़ में, किस इवेंट्स में इंटर करेगी, मियोसिस फर्स्ट वाले इवेंट्स में इंटर करेगी। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाके वो मियोसिस सेकंड में इंटर करेगी। ओके। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज वाली स्टेज होती है, प्रोफेज में जो 5 सब स्टेज होती है 5 सब स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग करते हैं, एंड क्रॉसिंग ओवर करते हैं। इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होती है, ये आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ओके। क्रॉसिंग ओवर करके जब ये सेल प्रोफेज से मेटाफेज में इंटर करती है, तो मेटाफेज में क्या होते हैं, हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं वो कुछ इस तरह से विजिबल होते हैं, कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से ये किस तरह से दिखाई देते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है क्रॉसिंग ओवर किए हुए इसमें दिखाई देते हैं, किसमें, सेल के अंदर। ओके। मेटाफेज में इस तरह से हमें कुछ क्रोमोजोम दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। ओके। एंड ये किसकी प्रोसेस है, मियोसिस फर्स्ट में। अभी सेल किस में है, मियोसिस फर्स्ट में। ओके। एंड ये कौन सी स्टेज है, एम फेज।
एम फेज मतलब एम मेटाफेज वाली स्टेज है। मेटाफेज के बाद जब हमारी सेल एनाफेज में इंटर करती है, एनाफेज में क्या हो जाता है कि जो ये सेंट्रोजोम है, इसके जो क्रोमेटिड है, ये क्या करते हैं, अपनी तरफ वाले जो क्रोमोजोम है पूरे क्रोमोजोम को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। एंड इधर वाला जो सेंट्रोजोम है, इसकी जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्या करते हैं, अपनी ओर वाले क्रोमोजोम को अपनी ओर खींचते हैं। ओके। एंड जब ये एनाफेज में आते हैं, ये मेटाफेज में नहीं होती प्रोसेस, ये ओनली मैं समझाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पे। ये प्रोसेस जब ये सेपरेट होते हैं, ये किस में होते हैं, एनाफेज में। तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एंड कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। किस तरह से, इसका जो ये सेंट्रोजोम है, इसका जो ये स्पिंडल फाइबर है, इसने क्या कर दिया, अपनी ओर वाले क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच दिया। एंड इसकी तरफ वाला जो अपोजिट वाला जो सेंट्रोजोम है, इसके स्पिंडल फाइबर ने इस वाले क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच दिया। इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से। तो ये अलग सेल में चले जाएगा, ये अलग सेल में चले जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। तो मियोसिस फर्स्ट की जो मेटाफेज स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ होते हैं। ओके। कैसे हो रहे हैं हाफ, इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें कितने हैं, ये तो एक ही पेयर है, यहाँ पे क्या है, एक ही पेयर दिखा रखा मैंने। लेकिन इसी तरह 23 क्रोमोसोम पेयर होंगे किसके अंदर, सेल के अंदर। तो इसमें क्या हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। 23 इसमें चले जाते हैं एंड 23 इस वाली सेल में चले जाते हैं। क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों, अब ये जो सेल है, ये दोनों किसमें, टीलोफेज में क्या होगी, अलग अलग सेल बन जाएगी। ओके। तो इसमें यहीं पे ये पॉइंट था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। एंड मियोसिस फर्स्ट की जो मेटाफेज है, उसमें हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अच्छे से विजिबल होते हैं। ओके। अब मियोसिस फर्स्ट के दौरान, इसके बाद जो हमारी सेल इंटर करेगी, ये जो दोनों सेल हैं, ये दोनों सेल अब इंटर करेगी किसमें, मियोसिस सेकंड में। ओके। अब जब हमारी दो सेल, ये जो सेल होती है, ये मियोसिस सेकंड में जब इंटर करती है, मियोसिस सेकंड में, तो हमने एक ही सेल को दिखाया गया है यहाँ पे, इस सेल को। ठीक है। अब इस सेल में भी सेम यही प्रोसेस चलने वाली है जो इस सेल में चलने वाली है। ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान जब दो सेल बनती है, दो सेल का फॉर्मेशन होती है, ये दोनों जो सेल बनती है, इसमें आगे क्या होती है, हमारी मियोसिस सेकंड की प्रोसेस चलती है। ठीक है। तो जो मियोसिस सेकंड प्रोसेस इसमें चलेगी, वही मियोसिस सेकंड की प्रोसेस इसमें भी चलेगी। ओके। तो मियोसिस सेकंड में जो इस सेल में क्या होगा, जब मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो दो सेल बनी, तो उसमें जो सेल होगी, जब वो मेटाफेज में इंटर करती है, जब वो सेल मेटाफेज में इंटर करेगी, अभी इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड, जो मैंने पहले बताया था, वो क्या था, मियोसिस फर्स्ट। ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट के दौरान बनी थी। ओके। तो ये सेल जब मेटाफेज में इंटर करती है, प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज में इंटर करती है, तो मेटाफेज में हमें इस तरह से कुछ क्रोमोसोम शो होते हैं। ठीक है। एंड मेटाफेज से जब ये सेल एनाफेज में इंटर करती है, तो एनाफेज में क्या हो जाते हैं, इसी तरह से क्या हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सेम जो मियोसिस सेकंड होती है, माइटोसिस के जैसे ही होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। ओके। सो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हमारी माइटोसिस वाली सेल जब मेटाफेज स्टेज में होती है, तो उसमें हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, उसमें कंप्लीट रूप से अच्छे से विजिबल होते हैं। एंड जब वो एनाफेज में होती है, तो एनाफेज में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। ओके। एंड क्रोमोसोम उसमें क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड यदि मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस की जो सेल होती है, जब मियोसिस फर्स्ट में होती है, तो मियोसिस फर्स्ट की जो मेटाफेज होती है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, जो क्रॉसिंग वाले क्रोमोसोम होते हैं, वो अच्छे से विजिबल होते हैं। एंड जब वो एनाफेज में होती है, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ओके। एंड जब यही सेल क्या हो जाती है, जब मियोसिस फर्स्ट के दौरान दो सेल बन जाती है, तो ये दो सेल जब मियोसिस सेकंड में इंटर करती है,
तो मियोसिस सेकंड की जो मेटाफेज होती है उसमें भी क्रोमोसोम अच्छे से विजिबल होते हैं। एंड एनाफेज में क्या हो जाते हैं, डीएनए का कंटेंट क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं एंड ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी प्रोसेस थी सेल डिवीज़न की। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू वॉच फॉर वीडियो।